Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Numerical number 5.8, most important numerical for your papers. Numerical पढ़ते हैं. A uniform ladder of length L and weight 50 Newton rest against a smooth vertical wall. If coefficient of friction is 0.40, find the minimum angle such that the ladder may not slip. हमें यहाँ पर लैडर का वेट दिया हुआ है और हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है एंगल थीटा. बहुत ज़्यादा इजी न्यूमेरिकल है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पर आप देखो हमारे पास पॉइंट्स हैं ए, दिस इज पॉइंट बी. ये हमारे पास लैडर है ए बी, इसकी लेंथ है ए बी. यहाँ पर हमें यूनिफॉर्म लेंथ दी हुई है, इसका मतलब है कोई हमें वैल्यू नहीं दी हुई लेंथ की, तो यूनिफॉर्म लेंथ के लिए हम कंसिडर करेंगे इसको इक्वल टू एल. लेंथ ऑफ द लैडर ए बी इज इक्वल टू एल. सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बेटा अगर यूनिफॉर्म लैडर होता है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लैडर के बिल्कुल सेंटर में होता है. क्लियर हो गई? लैडर का बिल्कुल सेंटर मतलब half of the length of the ladder. So AC is equal to half L. Weight of the ladder हमें दिया हुआ is equal to W and that is equal to 50 Newton. उसके अलावा हमें एक चीज़ दी हुई है, हमें एंगल फाइंड करने हैं और हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है that is equal to 0.40. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. सॉल्यूशन करते हुए हम पहले एक स्टेटमेंट लिखोगे दैट इज इफ ए इज अ फिक्स्ड पॉइंट देन अप्लाइंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये पॉइंट ए जो है ये एक फिक्स्ड पॉइंट है और अगर इसको हम फिक्स करके इस पूरे सिस्टम पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये सिस्टम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जिस भी डायरेक्शन में घूमने की टेंडेंसी रख रहा है और इक्विलिब्रियम में है. इक्विलिब्रियम में ये किस केस में होगा? जब इस पे तमाम लगने वाले टॉर्क क्लॉकवाइज टॉर्क्स एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स इक्वल होंगे. क्लियर हो गया? तमाम टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज अगर इक्वल होंगे तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा. यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं कि पॉइंट ए हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट है. पिछले लेक्चर को अगर आप देख लोगे तो आपके लिए न्यूमेरिकल समझना बहुत आसान होगा. यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करती हूँ. अगर ये पॉइंट फिक्स्ड है और मैं इस सिस्टम पे फोर्सेस लगाती हूँ. पहली फोर्स जो मैं इस पे लगा रही हूँ मैंने यहाँ पर लगाया वेट. फॉर इंस्टेंस आप समझ रहे हो कि यहाँ ये सिस्टम जो है ये फ्रीली मूव कर पा रहा है इस पॉइंट ए के गिर्द. तो अगर यहाँ पर वेट होगा तो आप बच्चों ऑब्वियसली ये पूरे की पूरा सिस्टम जो है वो किस तरफ टिल्ट कर जाएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. यूं ही घूमना शुरू हो जाएगा ना. घूमते घूमते यहाँ पर देखो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं पॉइंट ए पे, जो ग्राउंड है ये दो किस्म के रिएक्शंस शो करेगा. एक वर्टिकल रिएक्शन अपवर्ड, दूसरा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन अलोंग द ग्राउंड. ये सारी चीज़ें मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ. इसको आपने गौर से एक दफ़ा वो वीडियो देखोगे तो ये वाले न्यूमेरिकल आपको बहुत ईजिली समझ में आएंगे. वर्टिकल रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड और ये जो तमाम वेट्स हैं ये मिल के सिस्टम को मूव करेंगे इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो हमेशा जो भी क्लॉकवाइज टॉर्क्स होंगे वो मिल के बने होंगे, उनमें जो फोर्स होगी दैट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू और जो उसमें डिस्टेंस होगा. सबसे पहले एक बात जो मैं आपको बताऊं कि टॉर्क जो है वो इक्वल होता है टू एफ आर साइन थीटा. सो क्लॉकवाइज टॉर्क्स के लिए यहाँ पर F जो है दैट विल बी इक्वल टू W, जो फोर्स लग रही है. तमाम जो वेट्स होंगे, तमाम वेट्स इस सिस्टम पे जो लगेंगे वो सिस्टम को रोटेट करने की टेंडेंसी रखेंगे इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इसलिए तमाम वेट्स विल बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव या क्लॉकवाइज हम इसको कंसिडर करेंगे. और जो डिस्टेंस है ए सी यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस जहाँ पर वेट लाई कर रहा है और उसका डिस्टेंस जो है डब्ल्यू ए सी आर जो है वो इक्वल होगा टू ए सी साइन थीटा इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज. अब देखो ये जो वॉल है जिसके अगेंस्ट ये लैडर खड़ा है, लैडर पुश कर रहा है वॉल को और वॉल जो है उस पर एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय एस. ये जो रिएक्शन फोर्स है ये टेंडेंसी रखती है कि इस सिस्टम को मूव करे इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लियर हो गया? सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो फोर्स है वो कौन सी फोर्स है? एस, रिएक्शन ऑफ द वॉल. और जो आर है वो ये पूरा डिस्टेंस है, ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू आर एस ए बी साइन थीटा. क्लियर हो गई इतनी बात? नाउ हमें पता चल गया डब्ल्यू ए सी साइन थीटा शो कर रहा है क्लॉकवाइज रोटेशंस को, टॉर्क को, और एस ए बी साइन थीटा शो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स को. ऊपर देखो वैल्यूज हमारे पास क्या है. वेट वॉज इक्वल टू 50 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई ए सी हम लोगों ने किसके इक्वल लिया था? हाफ एल. साइन थीटा इज इक्वल टू एस
ए बी वॉज इक्वल टू एल साइन थीटा। यहीं पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इस एल को एल से कैंसिल कर देते हैं, 2 1 ज़ 2 एंड 2 25 ज़ 50। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचा, 25 साइन थीटा इज इक्वल टू एस साइन थीटा। बेटा यहाँ पर सिचुएशन हो गई बड़े मज़े की। अब हुआ ये कि हमें कैलकुलेट करना है एंगल। एंगल कैलकुलेट करने के लिए अगर फिर आप पिछली वीडियो पे जाओ तो आपको पता चलेगा कि जब भी आपके पास एक ट्रायंगल होता है, ठीक है, उसमें आपके पास इस एंगल के जो एडजेसेंट, इस यहाँ पर देखो, ये इस लाइन पे जो एडजेसेंट एंगल्स बन रहे होते हैं ये हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। एंड सेकेंड थिंग, ये देखो जहाँ से यहाँ पर हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी लग रहा था, यहाँ पर जो हमारे पास एंगल फॉर्म होगा ये वाला एंगल, दैट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। यहाँ पर सॉरी मैं आपको, ये देखो, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। मैं इसको कलर करके बताती हूँ। ये देखो, ये जो ये वाला येलो एंगल है ये इस येलो एंगल के इक्वल होगा। गेटिंग माई पॉइंट। एंड दिस रेड वाला एंगल इज इक्वल टू दिस रेड वाला एंगल, हमेशा ऐसा होगा। ठीक हो गया। अब हमें पता है कि साइन थीटा सम पीपल हैव, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये जो एंगल बन रहा है हमारे पास ये किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा बना रहा है, ठीक है। एक बात जो भी आपने बहुत गौर से सुननी है वो ये कि ये वाला जो एंगल होता है इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी हमारे पास, ये थीटा हो गया, ठीक है, ये भी थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया। अब ये देखो हमारे पास ये क्या, कौन सा एंगल है, जो वॉल जो रिएक्शन शो कर रही है ऑन द सिस्टम वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, हमेशा परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई करेगी वॉल, ये हो गया। अगर मैं इसमें से ये वाला एंगल एक एंगल मुझे पता है, ये मैंने ले लिया, तो ये जो बाकी एंगल रह जाएगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल था, परपेंडिकुलरली वॉल ने रिएक्शन शो किया। परपेंडिकुलर जो हमारे पास एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के। इसको अगर मैंने बीच में से पार्टीशन कर दी और एक एंगल मुझे पता है ये थीटा है, तो ऑब्वियसली जो बाकी एंगल रह जाएगा वो किसके इक्वल होगा, 90 माइनस थीटा के। यानी यहाँ पर ये जो एंगल है ये किसके इक्वल होगा, ये रेड वाला, दैट विल बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा। और मैंने आपसे कहा था जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल है, तो ये जो एंगल जो कि हमारे पास AC के बीच में बन रहा है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 90 माइनस थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। हम न्यूमेरिकल अब आगे शुरू करते हैं। हमारे पास बचा था 25 साइन थीटा इज इक्वल टू एस साइन थीटा, यही था 25। अब देखो यहाँ पर साइन थीटा की जगह थीटा मेरे पास क्या आ रहा है, ये देखो ये वाला इस एंगल की बात हो रही है, AC वाले एंगल की बात हो रही है, तो यहाँ पर मैं लगा सकती हूँ 25 साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू एस साइन थीटा। हो गई इतनी बात क्लियर। जो मैथ्स के स्टूडेंट्स होंगे उनको पता है कि 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 90 माइनस थीटा, ये जो पूरी वैल्यू होती है ये इक्वल होती है टू कॉस थीटा। तो मैं कह सकती हूँ कि 25 कॉस थीटा इज इक्वल टू एस साइन थीटा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। मूविंग अहेड, अब हमें किसकी वैल्यू नहीं पता, हमें एस की वैल्यू नहीं पता। बेटा एस इज इक्वल टू म्यू वी, ठीक है। जो इसके वर्टिकल कंपोनेंट्स थे, एस जो है इसका एक और फॉर्मूला है। अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ होगा तो एस की वैल्यू फाइंड करने का तरीका है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को आप मल्टीप्लाई कर दोगे बाय वी। अब वी किसके इक्वल है, इसके वर्टिकल कंपोनेंट्स। देखो इस पे जो वर्टिकल कंपोनेंट्स होते हैं इसके, ये जो वी जो होगा ये इक्वल होगा टू डब्ल्यू। वी किसके इक्वल होता है, वी इक्वल होता है टू डब्ल्यू। वी क्या है, एक रिएक्शन फोर्स है। तो ग्राउंड की तरफ जो तमाम फोर्सेस लग रही हैं वो क्या हैं, इसके वेट्स। ग्राउंड की तरफ कौन से फोर्स लग रही है, वेट, और इसके ऑपोजिट जो रिएक्टिव फोर्स होगी वो क्या होगी, वी। तो वी जो होता है वो इक्वल होता है वेट के। तो यहाँ पर वी मेरे पास किसके इक्वल था, वेट के। वेट कितना था, 50 न्यूटन, तो वी भी हो गया 50 न्यूटन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास था 0.40, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 50, वी विल गेट
20। ठीक है, आंसर हमारे पास यानी एस हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, एस विल बी इक्वल टू 20 न्यूटन। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। नाउ अब हमारे पास क्या रह गया, 25 cos थीटा इज इक्वल टू 20 sin थीटा। बेटा अगर मैं cos थीटा को इधर ले जाऊं और 20 को इधर ले आऊं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 25 अपॉन 20। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 25 अपॉन 20। 25 को 20 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 1.25। हमें चूंकि सिर्फ थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम थीटा को क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स शिफ्ट, कैलकुलेटर में शिफ्ट दबाओ, टेंजेंट दबाओ, देन टाइप 1.25 डिग्रीज में आपके पास आंसर आएगा, थीटा इज इक्वल टू 51.3 डिग्रीज।